हम लोग बात कर रहे थे आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस, इस पर बात होनी थी कि संज्ञेय अपराध ये क्या चीज है। हमने आपसे बातचीत की थी कि जो अपराधों का वर्गीकरण है ये 3-4 प्रकार से किया गया है। शमनीय, अशमनीय अपराध यानी कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस ये भी हैं। इनका मतलब क्या है, इनका अर्थ क्या है, ये क्या है, जब यथास्थान आएंगे तब बता दिए जाएंगे। बेलेबल, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस यानी जमानती और अजमानती अपराध, एक वर्गीकरण ये भी है। और एक वर्गीकरण ये भी है कि संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध, 3 प्रकार के वर्गीकरण सीआरपीसी मौजूद है। और आपसे जब भी ये सवाल होता है वाइवा या कहीं भी कि इस प्रकार के वर्गीकरणों का आधार क्या है, तो आपका उत्तर सिर्फ इतना होता है, छोटे अपराध ये बड़े अपराध हो, जबकि वर्गीकरण के ये आधार है ही नहीं। क्योंकि कोई भी अपराध छोटा ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप मानेंगे, उसमें प्रोवाइड सजा के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर सजा के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपराध को छोटा और बड़ा ये मानेंगे तो ऐसे अपराध हम बता दें जिनमें 10-10 साल सजा है और वे नॉन बेलेबल की बजाय बेलेबल ऑफेंस है, संज्ञेय के बजाय ठीक असंज्ञेय अपराध ये है, और अशमनीय के बजाय शमनीय अपराध है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जान लेना चाहिए कि अपराधों को किए जाने की दशा में यदि पीड़ित पक्ष जिसके विरुद्ध अपराध किया गया है उसे पीड़ित पक्ष कहते हैं, वो अपराध करने वाले से चाहे तो भी समझौता नहीं कर सकता। जितने समझौते होते हैं ये इलीगल है, अवैध है, कानून समझौते की अनुमति नहीं देता। लेकिन कुछ प्रकार के अपराध हैं जिनमें कानून समझौते की अनुमति देता है, और जिन अपराधों में कानून समझौते की अनुमति देता है उन्हीं को कंपाउंडेबल या शमनीय अपराध ये कहा जाता है। जिन अपराधों में कानून समझौते की अनुमति नहीं देता उन्हें नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस या अशमनीय अपराध ये कहते हैं। शमनीय कौन से हैं, अशमनीय कौन से हैं, ये देर से आने वाला विषय है। लेटरली जब वो आएगा तब बात करेंगे। बेलेबल, नॉन बेलेबल, इसमें आपको बात की थी कि बेलेबल नॉन बेलेबल इसके बीच जो अंतर है वो जमानत मांगने के अधिकार के आधार पर नहीं है बल्कि जमानत प्राप्त करने के अधिकार के आधार पर है। बेलेबल ऑफेंसेस की दशा में मांगना और पाना दोनों अधिकार आपके हैं। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की दशा में मांगना आपका अधिकार है, पाना आपका अधिकार नहीं है। आप जानना चाहते हैं कौन से ऑफेंसेस बेलेबल है, कौन से ऑफेंसेस नॉन बेलेबल है, तो आपको सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची ये देखनी पड़ेगी। आप जानना चाहते हैं कौन से ऑफेंसेस कंपाउंडेबल है, कौन से ऑफेंसेस नॉन कंपाउंडेबल है, तो जो पिछली सीआरपीसी जो चल रही थी उसमें धारा 320 थी, इसमें भी ठीक है। थोड़ा आगे पीछे की कोई धारा होगी, अभी जब वहां पहुंचेंगे तो देख लेंगे। तो वहां ये लिखा है कौन से अपराध शमनीय है, कौन से अपराध अशमनीय, और जहां ये लिखा है कि अमुक अपराध शमनीय है, केवल उसी अपराध को करने की दशा में अपराध के पीड़ित व्यक्ति से अपराध को करने वाला ये समझौता कर सकता है। अदरवाइज अपराधों में समझौता नहीं होता, और ये सामान्य नियम है। अपराध सामान्यतः नॉन कंपाउंडेबल होंगे, एक्सेप्शनली जो अपराध कंपाउंडेबल होंगे उनकी लिस्ट, उनकी सूची ये अलग से दे दी जाएगी, और उनमें आधार ये नहीं है कि जिन्हें कंपाउंडेबल घोषित किया गया है वो कुछ छोटे अपराध हैं, क्योंकि छोटे अपराध इसको निर्धारित करना ये अपने आप में लगभग असंभव काम है। आप किस दृष्टिकोण से छोटा और बड़ा ये निर्धारित करेंगे।
यही स्थिति जमानती और अजमानती के साथ। जमानती और अजमानती, इसमें छोटे बड़े के आधार पर कोई भी विभाजन नहीं, ये छोटे बड़े के आधार पर कोई वर्गीकरण ये भी नहीं है। कौन सा अपराध छोटा, जो छोटा है वो बेलेबल और जो बड़ा है वो नॉन बेलेबल। किस दृष्टिकोण से, कौन सा पैमाना लगाएंगे जिसके अपराध पर, जिसके आधार पर अपराध की छोटाई और बड़ाई इसको निर्धारित करेंगे। दंड के विस्तार के दृष्टिकोण से ये अगर निर्धारित करने की कोशिश आप करोगे तो भी बात नहीं बनेगी। कुछ अपराध होंगे दंड बहुत कम, लेकिन नॉन बेलेबल, और कुछ अपराध होंगे दंड बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी बेलेबल। विवाह के विरुद्ध अपराध हैं, विवाह से संबंधित अपराध, सजाएं 10-10 साल, और सारे के सारे बेलेबल। तो संज्ञेय और असंज्ञेय ये जो विभाजन है अपराधों का, इसमें भी जो आधार है विभाजन का, वो अपराध का छोटा या बड़ा होना ये बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपके साथ दिक्कत ये है कि आपसे जब भी बात होती है आप छोटा बोले बेलेबल, छोटा बोले कंपाउंडेबल, छोटा बोले ठीक है असंज्ञेय, जबकि इस प्रकार का कोई विभाजन है ही नहीं। संज्ञेय और असंज्ञेय ये दो प्रकार के अपराध सीआरपीसी में अभी हम लोग देखेंगे। और जहां तक संज्ञेय अपराध की डेफिनेशन उसकी बात है तो कहता संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है और संज्ञेय मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसार वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। इसका मतलब संज्ञेय अपराध की जो डेफिनेशन दे रहे हैं उस डेफिनेशन से एक बात निकल कर आ रही है कि जहां पर व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करने की अनुमति देना यह विधायिका ने उचित जाना है, वहां पर उसने अपराध का नेचर ये संज्ञेय बना दिया। और जहां पर विधायिका ने इस प्रकार की अनुमति देना पुलिस को ठीक नहीं माना, वहां पर उसने अपराध को असंज्ञेय बनाया है। और दिस इज द की on the basis of which you can understood the legislative policy behind the categorization of the offences in between cognizable and non-cognizable। अगर इस बात को ध्यान में रखें तो आगे जब आप हम लोग प्रवेश करेंगे विषय में तो हमें दिखाई देगा कि वाकई जिन स्थितियों में पुलिस का हस्तक्षेप ठीक नहीं है, केवल उन्हीं दशाओं में जो अपराध है उसे असंज्ञेय घोषित किया और पुलिस का हस्तक्षेप ये रोक दिया। मामले वैवाहिक हैं, मामले पति पत्नी के बीच, अगर किसी ने पति ने दूसरी शादी कर ली तो जो नुकसान होगा वो अधिकतम एक महिला को होगा। और अगर उस महिला से उसके पति के रिश्ते इस बात के बावजूद ठीक हैं कि उसने दूसरा विवाह कर लिया तो पुलिस का हस्तक्षेप इन दोनों के बीच नहीं ही होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक पॉलिसी इसकी डिमांड करती है। अगर आप पुलिस का हस्तक्षेप इन दोनों के बीच करेंगे तो इस महिला को आप कोई सुरक्षा ये उपलब्ध कराने के बजाय उसे और असुरक्षित और कर देंगे। हां, व्यवस्था इस ढंग से निर्मित होनी चाहिए कि अगर ये महिला चाहे तो पति को सजा हो, और अगर
इसी की इच्छा नहीं है, कारण कोई हो, तो फिर प्रोसिक्यूशन नहीं चलना चाहिए, क्योंकि उस दशा में इन दोनों के बीच समझौता हो जाने की जो स्थिति है ये लगातार बनी रहेगी। और अगर इस अपराध को, यानी विवाह के विरुद्ध जितने अपराध हैं, इन्हें संज्ञेय बना दिया जाए तो पुलिस को बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति आ जाएगी, क्योंकि संज्ञेय अपराध उसकी डेफिनेशन है ये कि संज्ञेय अपराध वो है जिसे इस संहिता के मुताबिक या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के मुताबिक किए जाने की दशा में पुलिस को हक मिल जाए कि वो संबंधित व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर ले। यानी व्यक्ति अगर विवाह से संबंधित अपराध कर रहा है और उसे लेजिस्लेचर कॉग्निजेबल बना दे तो पुलिस इसे बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति आ जाएगी। और पुलिस अगर इस शक्ति का इस्तेमाल करे तो कानून का जो उद्देश्य है सामाजिक शांति को बहाल करना, उस उद्देश्य की पूर्ति में सहायता नहीं मिलेगी बल्कि कठिनाई होगी, क्योंकि पुलिस उसे वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति होगी। मीनिंग देयर बाय उसे किसी की अनुमति या किसी के निवेदन की जरूरत नहीं है, उसकी शक्ति है कि वो वारंट के बिना गिरफ्तार कर ले। और हम लोगों ने ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ा है, अगर इफ यू हैव द कैपेसिटी, इफ यू हैव द पावर टू डू समथिंग, then it will be the sweet will of yourself, only yourself, that you will enjoy that capacity or not. ये आप होंगे जो तय करेंगे कि आप उस शक्ति का प्रयोग करें या न, ठीक है, या न करें। तो अगर विवाह संबंधी अपराध को संज्ञेय अपराध घोषित किया जाए तो ये पत्नी निवेदन करे न करे, और इस पत्नी ने अगर पति के विरुद्ध उसके जीवन काल में दूसरी शादी की है तो वो पति निवेदन करे न करे, इट विल बी द पुलिस हु विल डिसाइड दैट आई विल अरेस्ट द सेकंड पर्सन और नॉट। ये पुलिस होगी, तब निवेदन की उसे कोई जरूरत नहीं होगी। और पुलिस ने अगर इस शक्ति के इस्तेमाल का खतरा उठाया या इस शक्ति का इस्तेमाल किया तो ये हम लोग जानते हैं, ये हमारे व्यक्तिगत अनुभव का विषय है कि अगर पुलिस का हस्तक्षेप होता है तो लोगों को इतना खराब लगता है पारिवारिक रिश्तों में कि फिर पारिवारिक रिश्तों में सुधार की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाती है। और परिवार अगर डिस्टर्ब हुआ तो डेफिनेटली सामाजिक शांति नहीं रहेगी, और अगर सामाजिक शांति न रही तो पारिवारिक शांति, ठीक है, ये किसी भी प्रकार की शांति ये असंभव है। और शांति की स्थापना ये दंडविधि का पहला काम है। इसलिए दंडविधि में हम अपराधों को संज्ञेय और असंज्ञेय के रूप में प्रक्रिया विधि के माध्यम से वर्गीकृत कर देते हैं। और कुछ अपराध जो व्यक्तियों को अधिक प्रभावित करते हैं, समाज को अधिक प्रभावित नहीं करते, उन अपराधों को असंज्ञेय इस कैटेगरी में रख देते हैं। और वे अपराध जो समाज की व्यवस्था को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। अब दंगा करो, ठीक है, दंगा वो नहीं होता जिसे आप दंगा समझते हो। जो पुरानी आईपीसी है, भारतीय न्याय संहिता जो नई आई है, वो दंगे को परिभाषित करते हुए कहती है कि जब लोक स्थान पर
दो लोग लोक स्थान पर लड़कर उस लोक स्थान की शांति को भंग कर देते हैं, तो वे दंगा करते हैं, ये कहा जाता है। यानी सिर्फ लड़कर शांति को भंग कर दें, इसे दंगा कहते हैं। आप दंगे को क्या समझते हो, इससे कानून को कोई लेना देना नहीं है। और दंगा संज्ञेय है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। सजा सिर्फ 2 महीने, 2 ही महीने है शायद, जहां तक हमें 2 महीने हो 3 महीने हो, ठीक है। खतरनाक ढंग से, उपेक्षापूर्ण ढंग से, जिससे किसी को चोट लग सकती हो। अगर आप कोई गाड़ी, जिसे यान कहा गया है, वो चलाते हो, whether that is motorcycle, car or any other thing, then you may be guilty of section 279 in old IPC, and that is cognizable offense. ठीक है। The punishment which is provided in that case, that is only 3 months. ठीक है। आप 3 महीने की सजा के भागी होंगे, लेकिन अपराध कैसा है, संज्ञेय। दूसरी ओर देखें, विवाह संबंधी अपराध है, सजा कितनी, 10 साल। अपराध की प्रकृति कैसी है, असंज्ञेय। किसने घोषित की, प्रथम अनुसूची ने। यानी सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल आप खोलेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि विवाह संबंधी अपराध असंज्ञेय की कोटि में। और प्रथम अनुसूची खोलेंगे तो दिखाई देगा दंगा संज्ञेय। तो इसका मतलब यह हुआ कि संज्ञेय और असंज्ञेय, इसका जो वर्गीकरण है, इसका आधार छोटा अपराध बड़ा अपराध, इस ढंग की धारणाएं बिल्कुल नहीं है। और आप इसी प्रकार की धारणाओं से ग्रसित हैं, और जो इस प्रकार की धारणाओं से ग्रसित होकर आप सीआरपीसी पढ़ना शुरू करते हैं, जिसे अब बीएनएसएस कहा जाएगा, तो सिवाय कंफ्यूजन के और कुछ भी आपके हाथ नहीं लगता। क्योंकि आप देखते हैं कि छोटा अपराध, और छोटे को अक्सर आप जो परिभाषित करते हैं वो दंड के विस्तार के आधार पर, दंड कितना प्रोवाइड है, और फिर आप देखते हैं अरे विवाह में अपराध दंड 10 साल, अपराध असंज्ञेय, और दंगा अपराध संज्ञेय, और सजा 2 महीने। अब आपके मन में एक अंतर्द्वंद शुरू होता है, और उस अंतर्द्वंद का उत्तर आप उन लोगों से चाहते हैं जो आप ही के समान अंतर्द्वंद से ग्रसित हैं। सौभाग्य से उन्होंने आपसे पहले जन्म ले लिया, इसलिए उन्होंने किताब आपसे पहले पढ़ ली, बाकी उनकी जानकारी और आपकी जानकारी में कोई विशेष अंतर ये नहीं है। और आप ऐसे लोगों से मार्गदर्शन चाहकर अपनी अज्ञानता को द्विगुणित कर लेते हैं। ठीक है, आपकी अज्ञानता घात 2 ये हो जाती है, एक तो आपकी, फिर उनकी वाली भी आप ही के पास आ जाती है। और आप जितने मूर्ख थे विद्वान बनने के प्रयास में, विद्वान तो नहीं हुए, डबल मूर्ख हो गए। बनने गए थे चौबे और रहे दुबे भी नहीं। ठीक है ना? तो उस आधार को समझना चाहिए। आधार यह है संज्ञेय और असंज्ञेय के विभाजन का। जिन दशाओं में पुलिस का हस्तक्षेप ठीक नहीं है, आप देखेंगे, हम लोग आगे पढ़ेंगे, माना नहीं, यह अपराध किया जाएगा तो लिखेगा आगे। जब हम लोग बीएनएसएस में रिलेवेंट सेक्शन पर पहुंचेंगे तो हम लोग देखेंगे
कि वहां यह लिखा है कि मानहानि का अपराध किए जाने की दशा में परिवाद पर ही संज्ञान लिया जाएगा। कानून जैसे लिखा होता है उसको ठीक वैसे ही पढ़ते हैं। अगर विधायिका ने यह कहा है कि परिवाद पर ही, when the legislature is going to emphasize, when the legislature is making some emphasis, meaning thereby they want to say something, ठीक है, वो कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है, तो परिवाद पर ही इसका मतलब यह है कि मानहानि व्यक्ति एक की हुई होती। अगर एफआईआर होगी उस सूरत में तो पुलिस को हस्तक्षेप का अवसर मिलेगा, और फिर जिसने मानहानि की है, ये जिस पर मानहानि का आरोप है और जिसकी मानहानि करने का आरोप है, इन दोनों के बीच दुश्मनी ज्यादा बड़ी और ज्यादा स्थायी ये बनेगी। अभी तो मसला सिर्फ मान और अपमान यहीं तक सीमित है। पुलिस का हस्तक्षेप होते ही हो सकता है दुश्मनी ज्यादा स्थायी हो जाए। तो हम कानून काहे के लिए बना रहे हैं? कानून का एक उद्देश्य यह भी दुश्मनियां खत्म हो, नई दुश्मनियां पैदा न हो। तो आप देखेंगे आगे ऐसी बहुत सी स्थितियां मिलेंगी जहां विधायिका पुलिस के हस्तक्षेप को योग्य नहीं मानेगी, ठीक नहीं मानेगी, और योग्य न मानने के कारण अलग अलग होंगे। जैसे हम लोग देखेंगे आगे सेक्शन आएंगे, पुरानी सीआरपीसी में धारा 340, नए में भी सेक्शन आएंगे। अगर आपने मिथ्या साक्ष्य देने का या मिथ्या साक्ष्य गढ़ने का अपराध ये न्यायालयीन कार्यवाहियों में किया है, यानी ड्यूरिंग ट्रायल, ड्यूरिंग इंक्वायरी विच इज रनिंग बिफोर ए कोर्ट, you have committed that offense in the proceeding of the court, then ये लिखा है विधायिका ने कि उस न्यायालय के परिवाद पर ही, जिसकी कार्यवाही में आपने इस प्रकार के अपराध किए हैं, उसके परिवाद पर ही एफआईआर नहीं होगी। एफआईआर न होने का जो कारण है वो ये नहीं है कि न्यायालयीन कार्यवाहियों में मिथ्या साक्ष्य देना ये छोटी बात है, बल्कि एफआईआर न होने का कारण ये है जो विधायिका वहां प्रोवाइड कर रही कि देयर विल बी नो एफआईआर ऑन द बेसिस ऑफ द कंप्लेंट ओनली, द कॉग्निजेंस ऑफ दैट ऑफेंस मे बी टेकन बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट। The reason behind that arrangement, behind that provision is this, कि if the FIR will be lodged by the presiding officer, then during the trial, when the trial of that offense will be held, then that presiding officer will be bound to present, ठीक है, before the court as a complainant and during the investigation, when the offense will be investigated by the police, then according to relevant law which was provided under CRPC, under old CRPC, under section 160, 160 CRPC, that police officer may summon to that person, ठीक है, about whom he believes that he has the proper knowledge, ठीक है, और he is well known about the circumstances of the offense। 160 सीआरपीसी जो पुरानी है उसमें ये लिखा है, अब तो
73 से शायद उस दिन हम लोगों ने देखा था 169 से इन्वेस्टिगेशन शुरू हो रही थी, जो भी था रिलेवेंट सेक्शन एफआईआर का हमें याद नहीं रह गया। तो पुलिस ऑफिसर सम्मन कर सकता है उस व्यक्ति को जिसके बारे में वह विश्वास करता है कि उसे अभिकथित अपराध की परिस्थितियों का सम्यक ज्ञान है। तो अगर अब न्यायालय की कार्रवाई में कोई अपराध किया गया है और एफआईआर की व्यवस्था कर दी जाए कि एफआईआर दर्ज हो सकती है, तो पुलिस ऑफिसर उस व्यक्ति को सम्मन करेगा जो एफआईआर दर्ज कराएगा। और जब न्यायालयीन कार्रवाइयों हुई तो डेफिनेटली न्यायालय, अब ये क्या जुडिशियल जो डिग्निटी है उसके अनुकूल होगा कि एक पुलिस ऑफिसर एक न्यायिक अधिकारी को सम्मन करके बुलाए? ये ठीक नहीं लगेगा, ये इट विल नॉट बी डिग्निटीफुल, ये गरिमापूर्ण नहीं होगा। That is why the legislature has provided that if any offense in regard of, ठीक है, false evidence will be committed during the proceedings of a court, then the cognizance of that offense will be taken only on the complaint of that court, ठीक है, जिसकी कार्रवाइयों में वो अपराध किया गया है। हम आपको जो समझाना चाहते हैं वो इतनी सी बात कि लेजिस्लेचर ऐसी बहुत सी स्थितियां देखती है जहां वो पुलिस का हस्तक्षेप उचित नहीं मानती, और जहां भी वो पुलिस का हस्तक्षेप उचित नहीं मानती वहां या तो वह यह व्यवस्था कर देती है कि संबंधित अपराध अगर इन अमुक विशेष स्थितियों में कारित किया जाएगा तो उसके संबंध में सिर्फ परिवाद आएगा, सिर्फ कंप्लेंट आएगी, और या फिर लेजिस्लेचर यह व्यवस्था कर देती है कि अमुक अपराध असंज्ञेय होगा, संज्ञेय नहीं होगा, क्योंकि संज्ञेय अपराध अगर लेजिस्लेचर ने उसे बनाया तो उसका अर्थ होगा कि वह अपराध अगर भारतीय न्याय संहिता में वर्णित है तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के मुताबिक, उसकी प्रथम अनुसूची के मुताबिक, उसमें पुलिस को बिना वारंट गिरफ्तार करने के हक ये रहेंगे, और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अगर उसे संज्ञेय के तौर पर दर्ज कर दिया गया तो भी उसके बारे में माना यही जाएगा कि उसमें पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तार करने के अधिकार ये हैं। तो संज्ञेय अपराध, इस अपराध की विशेषता यह है कि इसे करने की दशा में पुलिस के पास अपराध को करने वाले व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार करने की ताकत ये होती है। और कौन सा अपराध संज्ञेय है, यदि ये आप जानना चाहते हैं तो आपको बीएनएसएस की प्रथम अनुसूची को ही देखना होगा, या अगर वो स्पेशल लॉ किसी तत्समय प्रवृत्त अन्य विधि में अपराध बनाया गया है तो तत्समय प्रवृत्त उस विधि को ही देखना पड़ेगा। या हमने आपको बताया था कि सीआरपीसी की जो प्रथम अनुसूची है वो दो भागों में विभक्त है। एक भाग भारतीय न्याय संहिता से संबंधित अपराधों से संबंधित है और उसका दूसरा भाग विशेष विधि के अंतर्गत किए गए अपराधों से संबंधित है। तो उस प्रथम अनुसूची को देखकर आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि संबंधित अपराध संज्ञेय है अथवा असंज्ञेय है। लेकिन एक मोटी बात आप समझ लेंगे कि संज्ञेय और असंज्ञेय
इसके बीच विभाजन का आधार, बेलेबल नॉन बेलेबल, इसके बीच विभाजन का आधार, शमनीय अशमनीय, इन अपराधों के बीच विभाजन का आधार है। विधायिका की अपनी पॉलिसी है, न कि अपराधों में प्रोवाइड दंड के आधार पर आपके द्वारा उन्हें छोटे और बड़े के रूप में चित्रित किया जाना, यह उसके पीछे की पॉलिसी नहीं है। तो मोटी बात आप समझ लेंगे कि जिन दशाओं में, क्योंकि ये दिस इज द कॉमन क्वेश्चन which always arise in your minds whenever you will read the provision, the sections of the BNSS, then there it is a very common question, और जिसका सही उत्तर कम लोग देते हैं। और उसका सही उत्तर यह है कि संज्ञेय और असंज्ञेय के बीच विभाजन यह किसी दंड की मात्रा पर, किसी अपराध के प्रभाव आदि पर नहीं है, बल्कि ये विधायिका की उस क्षमता और विधायिका की उस विशेष, जिसे लेजिस्लेटिव विजडम कहते हैं, उस विधायी बुद्धि पर आधारित है, जिसके आधार पर विधायिका ने किसी अपराध के किए जाने की दशा में पुलिस का हस्तक्षेप ठीक नहीं माना है। और जिन अपराधों को किए जाने की दशा में विधायिका ने पुलिस के हस्तक्षेप को ठीक नहीं माना है, ठीक नहीं जाना है, उन अपराधों को उसने सीआरपीसी की प्रथम सूची में संज्ञेय के तौर पर, ठीक है, दर्ज न करके असंज्ञेय के तौर पर दर्ज किया है, और जिसमें उसने पुलिस का हस्तक्षेप ठीक जाना है। यानी अपराध समाज की व्यवस्था पर इतना गंभीर प्रभाव डाल रहा है कि उसमें या उसे करने की दशा में व्यक्ति को बिना वारंट वारंट जारी कौन करेगा? मजिस्ट्रेट। इट विल बी द मजिस्ट्रेट हु विल इशू द वारंट, हु मे इशू द वारंट। तो मजिस्ट्रेट के पास जाने में तो समय लगेगा, ठीक है। इफ यू विल अप्लाई योर कॉमन सेंस, देन यू कैन गेट द आइडिया which is running behind that classification. If the more dangerous situation will be categorized by the legislature as a non-cognizable offense, then if the police, ठीक है, if the police will have the desire to arrest that person, then he will be bound to get the warrant, and warrant can be issued by a magistrate. और सिचुएशन यहां पैदा हो रही और डेंजरस है, किसके? समाज की शांति के लिए। सिचुएशन डिमांड्स दैट देयर शुड बी, ठीक है, अ कैपेसिटी इन द पुलिस ऑफिसर। किस बात के लिए? कि वो संबंधित व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार कर सके। इसलिए लेजिस्लेचर जिन विषयों को समाज की स्थिति के लिए गंभीर मानती है, उनको वह स्वयं संज्ञेय अपराध के तौर पर दर्ज कर देती है। कहां? बीएनएस की प्रथम अनुसूची में, यह तत्समय प्रवक्ता किसी अन्य विधि के अंतर्गत, और ऐसा करने मात्र से जो पुलिस अधिकारी को शक्ति मिलती है वह है बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेने की। तो इसलिए यू शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड अबाउट द कैटेगराइजेशन ऑफ कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। इसके अलावा हमने बार बार अभी शब्द कहा परिवाद पर ही, परिवाद पर ही। परिवाद की अंग्रेजी वैसे तो कंप्लेंट, लेकिन आप निर्वचन का एक सिद्धांत समझ लीजिए हमेशा के लिए। इंटरप्रिटेशन कानून का जिन सिद्धांतों के मुताबिक किया जाता है, उन सिद्धांतों को समझ लीजिए। शब्द कोई हो, उसका आम समाज में क्या मतलब है, क्या आम समाज में क्या अर्थ है, इससे कोई लेना देना नहीं। अगर विधायिका ने
किसी शब्द को किसी इंस्टीट्यूट में डिफाइन कर दिया है, तो जब उस इंस्टीट्यूट में बात चलेगी तो उस शब्द का वही अर्थ लिया जाएगा जो विधायिका ने डिफाइन किया है। और अगर विधायिका ने डेफिनेशन क्लास में किसी शब्द को डिफाइन नहीं किया है और उसे इंस्टीट्यूट में प्रयुक्त किया गया है, तो सामान्य नियम इंटरप्रिटेशन का यह है कि उस शब्द का वह अर्थ लिया जाएगा जो सामान्य जन के द्वारा उस शब्द का अर्थ समझा जाता है। यह इंटरप्रिटेशन के सामान्य नियम है। तो आप देखें, लेकिन विधायिका अगर किसी शब्द को परिभाषित भी करती है डेफिनेशन क्लास में, तो विधायिका एक बात का ध्यान रखती है, और वो बात क्या है? वो बात ये होती है कि जो आम बोलचाल की भाषा में संबंधित शब्द का अर्थ समझा जाता है, उससे मिलता जुलता अर्थ उस शब्द को परिभाषा खंड में या इंस्टीट्यूट में दिया जाए ताकि लोगों को उसका अर्थ समझने में सुविधा हो, क्योंकि विधायन सुविधा के लिए होता है, दुविधा के लिए नहीं। अब जरा परिवार इस शब्द पर ध्यान दें। तो जो आम बोलचाल की भाषा है, इसमें परिवार शब्द को शिकायत या अंग्रेजी में कंप्लेंट ये कहते हैं। अब आपराधिक विधि इसमें जब हम आते हैं, तो अभी हमने विषय में सम्यक प्रवेश नहीं किया है, अभी हम सिर्फ परिभाषा खंड पर बात कर रहे हैं। जब हम सम्यक प्रवेश कर जाएंगे विषय में, तो हम देखेंगे कि अपराध किए जाने की स्थिति में जो आपराधिक न्याय प्रशासन है, इसको गतिशील करने के दो तरीके हैं। यानी कोई अपराध किया गया है तो जो दंडिक न्याय प्रशासन है उसको आप दो तरह से गति में ला सकते हैं। यू मे सेट इन द मोशन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बाय, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ टू वेज। आप दो तरीके से उसे गति में ये ला सकते हैं। एक बाय फाइलिंग द कंप्लेंट and the other is by lodging the FIR। लेकिन एक दिक्कत और आएगी, वो जब विषय में हम गंभीरता से प्रवेश करेंगे तो देखेंगे कि यदि अपराध संज्ञेय है तो यू मे यूज आइदर मोड, मीनिंग देयर बाय यू मे फाइल द कंप्लेंट एज वेल एज यू मे लॉज द FIR, यू मे गेट लॉज द FIR। आप FIR भी करा सकते हैं और आप कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके साथ हुआ अपराध असंज्ञेय है तो आप सिर्फ सिर्फ कंप्लेंट ये फाइल करेंगे। यानी मोटे में हम मान लें, मोटे तौर पर मान लें तो क्रिमिनल लॉ को, आपराधिक विधि को गति में लाने के लिए दो तरीके ये हमारे पास हैं। एक FIR का दर्ज किया जाना और दूसरा परिवाद का। अब FIR भी शिकायत है भाई, FIR कोई किसी के बारे में प्रशंसा संबंधी कथन ये तो है नहीं, वो भी शिकायत है किसी के व्यवहार की। लेकिन FIR पुलिस के पास होगी और परिवाद भी शिकायत है। इसका मतलब आपराधिक न्याय प्रशासन में शिकायत को दो नाम दे दिए गए, एक FIR और दूसरा परिवाद। जब शिकायत FIR के नाम से पुलिस के पास दर्ज होती है तो उसे हम प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR ये कहते हैं, या नॉन कम्युनिकेबल रिपोर्ट NCR ये कहते हैं।
एफआईआर हम कब दर्ज कराएंगे, एनसीआर हम कब दर्ज कराएंगे, देख लेंगे आगे। लेकिन जब शिकायत पुलिस के पास दर्ज होगी तो शिकायत के ये नाम होंगे। लेकिन जब अपराध को किए जाने की शिकायत ये मजिस्ट्रेट के पास दर्ज कराई जाएगी, मजिस्ट्रेट की हिंदी होती है दंडाधिकारी, यानी जो दंड देने का अधिकारी है, जब उसके पास आप अपनी शिकायत दर्ज कराओगे इस आशय से कि दंडाधिकारी आपकी शिकायत सुने और कानून ने उसमें जो शक्ति निहित की है दुष्टों को दंड देने की, उस शक्ति का प्रयोग करके वह उस व्यक्ति को जिसने आपके विरुद्ध अपराध का किया जाना, ठीक है, जिसने आपके विरुद्ध अपराध किया या जिसके विरुद्ध आप ये शिकायत कर रहे हो कि उसने मेरे विरुद्ध अपराध किया है, उसे आहूत करे यानी अपने समक्ष बुलाए और विधि द्वारा प्रदत्त शक्ति और तरीके से उस व्यक्ति को विचारित करके दंड दे। जब इस आशय से आप मजिस्ट्रेट से शिकायत करते हो तो कानून की दुनिया में आपकी शिकायत का नाम होता है परिवाद हिंदी में, और अंग्रेजी में कंप्लेंट। इसे कंप्लेंट कहते हैं। यूं तो कंप्लेंट वो भी है जो आपने पुलिस के पास दर्ज कराई, लेकिन कानून की दुनिया में उसका नाम एफआईआर होता है। ठीक है ना? तो आप ही का नाम राशि का एक नाम है और आप ही का एक नाम तेरा नाम है। ठीक है? और आप ही का एक नाम अभिलेखीय नाम है, जिसे आप स्कूल का नाम कहते हो। तीनों नाम आपके हैं। ऐसे ही वो भी शिकायत है जो पुलिस के पास दर्ज कराई, लेकिन उसे एफआईआर कहेंगे। और अगर वो शिकायत जो पुलिस के पास दर्ज कराई असंज्ञेय अपराध के संबंध में, क्योंकि अपराध भी दो प्रकार के हैं, संज्ञेय और असंज्ञेय, तो उसे एनसीआर कहेंगे, लेकिन उसे परिवाद नहीं कहेंगे या उसे कंप्लेंट नहीं बोलेंगे। यद्यपि है कंप्लेंट ही है ओरिजिनली, बट द अथॉरिटी बिफोर whom you have lost that is police. That is why the complaint, that specific complaint which has been lodged by you before the police will be known by the every person as a FIR or NCR. And if you will file your complaint before the magistrate, ठीक है, with the, ठीक है, किस उद्देश्य से? इस उद्देश्य के साथ कि वो अपनी शक्ति का प्रयोग करे और उस व्यक्ति को जिसको आप अपने साथ अपराध करने वाले के तौर पर डेजिग्नेट कर रहे हो उसको आहूत करे और विधि द्वारा शक्ति का उपयोग करके उसे सम्यक विचारित करके दंड दे। तो डेफिनेटली आपके द्वारा जो शिकायत दर्ज कराई गई है मजिस्ट्रेट से, इसके मूल नाम कंप्लेंट या परिवाद या शिकायत इस नाम से जाना जाएगा। शिकायत नाम से नहीं जाना जाएगा, कंप्लेंट या परिवाद इस नाम से जाना जाएगा। अब एक बड़ी सीधी सी बात है, आप शिकायत दर्ज कराते हो तो लिखित और मौखिक दोनों तरीके से दर्ज करा सकते हो। यद्यपि परिवार में जब आप शिकायत दर्ज कराते हो तो जनरली मौखिक दर्ज कराते हो, एक्सेप्शनली लिखित। लेकिन कचहरियों में जो बैठे हैं वो आपके रिश्तेदार तो है नहीं, परिवार के लोग तो है नहीं, और मौखिक वहां चीजें होती हैं जहां विश्वास होता है और विश्वास अपनों में होता है। इसलिए कचहरी में जब मजिस्ट्रेट से आप कंप्लेंट दर्ज कराते हो तो जनरली वो लिखित होती है, एक्सेप्शनली मौखिक होती है। लेकिन वो मौखिक हो नहीं सकती ये बात तो नहीं है। जैसे परिवार में आप शिकायत दर्ज कराओ तो वो लिखित हो नहीं सकती ये तो नहीं है, ठीक है ना? वो लिखित भी हो सकती है, वो मौखिक भी हो सकती है। और
शिकायत आप दर्ज क्यों कराते हो, जरा इस पर विचार करो। तो शिकायत आप इसलिए दर्ज कराते हो ताकि जिससे शिकायत कर रहे हो वो अपनी परिस्थिति, अपनी शक्ति का प्रयोग करे। और परिस्थिति, हमने सुबह भी कहा, परिस्थिति की अंग्रेजी क्या है? स्टेटस। और स्टेटस एक दशा है, स्टेटस एक सिचुएशन है, और दशा प्रदत्त होती है हमेशा। दशा तुम अर्जित नहीं करते, दशा तुम्हें अपने प्रयासों से अर्जित नहीं होती, दूसरों द्वारा दी जाती है। यही फर्क है सिचुएशन का, स्टेटस का या दशा का। और वो दशा आप में गुण पैदा करती है, और उस गुण के आधार पर आप कुछ अधिकार और कर्तव्य इसे धारित करने योग्य हो जाते हैं। ये सारी स्थिति को ही स्टेटस कहा जाता है। यानी स्टेटस का मीन मतलब हुआ आपकी दशा, वो दशा जिसके कारण आप इस गुण से युक्त हो गए कि आप अमुक अधिकार या अमुक कर्तव्य का पालन करो। ये आपका स्टेटस कहलाता है। आप जिससे शिकायत दर्ज कराते हो, आपकी नजर में वो आदमी कौन होता है? वो आदमी उस स्टेटस को एंजॉय कर रहा होता है आपकी नजर में कि वो आपके साथ बुरा करने वाले को बुला सकता है, और अपनी शक्तियों का या अपने अधिकारों का जो उसकी दशा के कारण उसे प्राप्त हैं उनका उपयोग करके आपके विरुद्ध अपराध करने वाले को दंडित करके आपको संतोष, आपको संतुष्टि ये दे सकता है। यही घर में आप करते हो। भाई पिताजी शिकायत करते हो इसीलिए तो करते हो क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि परिवार के अन्य सदस्यों पर भी अपने प्राधिकार का प्रयोग करके अगर उन्होंने आपके साथ वाकई गलत किया है तो उन्हें डांट फटकार कर आपको संतोष देंगे। कानून ने ऐसा ही प्राधिकार उन व्यक्तियों को दे दिया जिन्हें आप मजिस्ट्रेट के नाम से जानते हैं। तो इसका मतलब आपने कंप्लेंट फाइल की, परिवाद दर्ज कराया, ठीक है, तो शिकायत दर्ज कराई। और किससे दर्ज कराई? वो जो प्राधिकार संपन्न है। किस उद्देश्य से दर्ज कराई? इसलिए कि वो आपके साथ बुरा करने वाले को आहूत करे और विचारित करके दंड दे, आपको संतोष दे। और जब वो उसे दंड देगा तो सिर्फ आपको संतोष नहीं देगा बल्कि समाज में व्यवस्था ये भी कायम करेगा। संबंधित व्यक्ति को ये एहसास आएगा कि अगर हम ये करेंगे तो हमें इस बुरी स्थिति, दंड का मतलब क्या हुआ? दंड का मतलब ऐसी सिचुएशन में आपको रखा जाना जो आपको पसंद नहीं है। दंड का यही अर्थ होता है। अगर दंड आपकी नापसंदगी की सिचुएशन न हो तो वो दंड नहीं है, फिर वो तो दंड नाम मात्र का दंड है। उसे तो ठीक है आप दंड कह लो, दंड का मतलब ही हुआ ऐसी दशा जो आपको नापसंद है उसमें आपको रखा जाना। तो शिकायत आप ऐसे व्यक्ति से दर्ज कराते हैं ताकि वो दंड दे, और दंड देकर न सिर्फ आपको संतुष्टि दे बल्कि सामाजिक शांति इसको भी कायम करे। इसके लिए आप शिकायत करो। और शिकायत कैसी हो सकती? लिखित और मौखिक। अब जरा परिवाद को पढ़ लें तो बिल्कुल यही बात लिखी हुई है और कुछ लिखा ही नहीं है। और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि कानून कुछ और नहीं है, जो आपके दैनंदिन जीवन, रूटीन लाइफ में चल रहा है उसी को सम्यक प्रकारेण लिपिबद्ध कर दिया गया है। और बस कानून का निर्माण हो गया ऐसा आप बोलते हैं। ये कुछ अलग से नहीं आया है। आप देखें शिकायत यही तो है। और आप देखें परिवाद की डेफिनेशन पढ़ेंगे, बिल्कुल यही। परिवाद से इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से, शिकायत हमेशा कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से होती है। अगर आपके मजिस्ट्रेट महोदय मित्र हैं, ये हो सकता है, मजिस्ट्रेट को भगवान तो होते नहीं, हालांकि लोग ऐसा ही मानते हैं कि मजिस्ट्रेट भगवान होते हैं, और ये मान के उन्होंने भी उनके मन में ये भावना पैदा कर दी है जो मजिस्ट्रेट हैं कि शायद हम भगवान हैं।
उन विचारों का भी भुलावा हो रहा है। आप कचहरियों में जाएंगे तो वो भी इस भुलावे में, डायलमे में है कि शायद हम भगवान ही हैं। वो ऐसे ऐंठ ऐंठ के चलते हैं क्योंकि उन्हें ये अंदाज नहीं है कि इस कचहरी के बाद तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। व्यक्ति वो है जिसे लोग मन से, प्रसन्नता के साथ, अपनी इच्छा से, ठीक है, सम्मान दें, उसके प्रति निष्ठा का प्रदर्शन करें। तुम्हें कोई पूछेगा नहीं। और रिटायर होके जाते हो, सब्जी वाला तो पहचानने से इनकार कर देता है, ठीक है ना। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था में आप एक जगह आ गए, हम एक जगह हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन लोग उनमें ये भाव पैदा करते हैं और ये भाव पैदा करने के कारण वाकई वो उस भाव से ग्रसित हो जाते, मानो वे भगवान ही है। आप लोग कचहरियों में जाएंगे तो सबसे ज्यादा इसी प्रवृत्ति का सामना करना पड़ेगा और इस प्रवृत्ति से आप कुड़ जाएंगे और कुछ नहीं होगा, क्योंकि अकेला चना भाड़ तो नहीं ही फोड़ सकता है, ये तय, ठीक है, ये बिल्कुल तय है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इसलिए आप कर कुछ नहीं पाएंगे और आपको उसी व्यवस्था में जीना होगा। और व्यवस्था में जीने के कारण आप कुढ़ेंगे भी, लेकिन पालन तो वही व्यवस्था करनी होगी, ठीक है। तो खैर कहता है कि परिवार से इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप में उससे किया गया यह अभिकथन अभिप्रेत है कि किसी व्यक्ति ने, चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात, अपराध किया है, किंतु इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं है। कार्रवाई करने की दृष्टि से जब आप मजिस्ट्रेट से लिखित या मौखिक कथन करेंगे, कार्रवाई करने की दृष्टि से हमेशा जो कथन किया जाता है, लिखित चाहे हो और चाहे मौखिक, वो शिकायत ही होती है, उसे कंप्लेंट ही बोलते हैं। इसका मतलब परिवाद लिखित भी हो सकता है, परिवाद मौखिक भी हो सकता है, लेकिन वो कार्रवाई करने की दृष्टि से किया जाना चाहिए। अगर कार्रवाई करने की दृष्टि से नहीं किया गया है तो वो परिवाद नहीं है। हमने आपसे कहा, आपके मित्र हैं मजिस्ट्रेट महोदय, आप उनसे मिलने गए, रास्ते में किसी ने आपके दो चांटे जाने दिए और आपसे मजिस्ट्रेट महोदय ने पूछा, मजिस्ट्रेट तो वो है ना, कि गाल लाल क्यों है? तो आपने बताया कि दो तमाचे बहुत जोरदार शानदार तरीके से हमारे रखे गए। ये वर्णन है, ये नरेशन है, ये शिकायत नहीं है। शिकायत एक विशेष आचरण के साथ होती है, एक विशेष कंडक्ट के साथ होती है, और वो कंडक्ट होता है कि आप कार्रवाई करो मेरे। इस दृष्टिकोण से शिकायत में शब्दों का उच्चारण विशेष तरीके से, विशेष उतार चढ़ाव के साथ किया जाता है। देखो इनने ये किया, ठीक है। नरेशन वर्णन है वो सिर्फ। तो जो कार्रवाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखित या मौखिक कथन किया जाए, दैट विल बी द कंप्लेंट। और किससे की जाए? मजिस्ट्रेट से। मजिस्ट्रेट अगर अपने घर पे बैठे, मजिस्ट्रेट नहीं है, when he is sitting on the chair in courtroom, only then he is a magistrate. And ठीक है, when you made your statement at that time, either written or oral. हालांकि ये सही है कि कचहरी में 99% रिटर्न ही होता है, लेकिन उसका कारण ये नहीं है कि ओरल हो नहीं सकता है। उसका कारण ये है कि वहां हमें सबूत हर बात का रखना होता है। हम ओरल करेंगे भी तो वो कह देंगे इन्हें कहा ही नहीं, या इनने ये नहीं ये कहा था। उनके बारे में माना जाता है वो बहुत अच्छे लोग होते हैं, लेकिन बनोगे तो तुम ही हो। तुम कितने अच्छे हो, जरा अपने ही दिल में झांक लो कि रोज कसम खाते हो कि हम कसम खाते हैं कि जैसे ही मजिस्ट्रेट बनेंगे वैसे ले लेके रिश्वत, ले लेके रिश्वत, ठीक है, 7 पीढ़ियों तक के लिए पैसे कमा के रखेंगे। तो वो बताएगा हमारे साथ, ठीक है, डकैती हुई, तुम लिखोगे हमारे, इनने कहा कि हमारे 2 चनकट मार के और 5 रुपए छीन लिए, ताकि वो तुच्छ कार्य करने के, ठीक है, 95 आईपीसी से गवर्न हो जाए, अपराध माना ही ना जाए, जनरल एक्सेप्शन में आ जाए।
ये सब न हो सके इसके लिए वहां लिखित परिवाद फाइल किए जाते हैं। उसका कारण ये नहीं है कि लिखित ही हो सकता है, मौखिक हो नहीं सकता, क्योंकि उसने सीधे कहा कि परिवाद से इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप में उससे किया गया यह अभिकथन अभिप्रेत है कि किसी व्यक्ति ने, चाहे वह ज्ञात हो चाहे अज्ञात, आप अज्ञात के खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। आप कहेंगे अज्ञात के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करने से फायदा क्या होगा, जब वो अज्ञात है तो वो आहूत किसे करेगा। आगे हम लोग जब पहुंचेंगे परिवाद पर कि मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद कैसे किया जाएगा, जब इस बात पर पहुंचेंगे तो हम लोग देखेंगे मजिस्ट्रेट को अन्वेषण कराने की शक्ति भी होगी। तो अन्वेषण इसके माध्यम से पता लग जाएगा किसने किया, ठीक है ना। अज्ञात भले ही हो, तो ज्ञात या अज्ञात कोई हो, उसके विरुद्ध इस कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से कि कार्रवाई करे मजिस्ट्रेट, कोई कथन किया जाता है तो उसे हम परिवाद कहते हैं, वो लिखित हो या मौखिक। किंतु इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं है। पुलिस रिपोर्ट क्या चीज होती है, तो पुलिस रिपोर्ट आपको पता लगेगी जब हम लोग अन्वेषण पढ़ेंगे। हमने अभी, लेकिन मोटा मोटा आपको बता देते हैं, अभी हमने कहा कि आपराधिक न्यायतंत्र को सक्रिय करने के दो तरीके हैं। एक, आप एफआईआर दर्ज करा दें और एक कंप्लेंट फाइल कर दें। अगर आपने एफआईआर दर्ज कराई है तो आपकी एफआईआर सच है इसकी कोई गारंटी तो है नहीं। आपने जो सूचना दी है इसकी विश्वसनीयता की जांच ये की जाएगी, और जब ये पाया जाएगा कि प्रथम दृष्टया आपकी बात ठीक लगती है, आपने जिसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई है उसे न्यायालय के द्वारा विचारित करके दंडित किए जाने के लिए प्रथम दृष्टया आधार मौजूद है, तब उस व्यक्ति के विरुद्ध एक रिपोर्ट न्यायालय की, ठीक है, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी पुलिस अधिकारी के द्वारा, ठीक है ना। उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसके विरुद्ध आपने एफआईआर दर्ज कराई थी, और उस रिपोर्ट को पुलिस रिपोर्ट कहा जाएगा। आप गलती यह भी करते हैं, आप एफआईआर को पुलिस रिपोर्ट मानते हैं। एफआईआर प्रथम सूचना है और पुलिस रिपोर्ट ये एफआईआर से शुरू होने वाली कार्यवाही का लास्ट बिंदु है, अंतिम बिंदु है, ठीक है। पुलिस रिपोर्ट, इसे सामान्य भाषा में, यह सामान्य व्यक्ति चार्जशीट और फाइनल रिपोर्ट इन नामों से जानते हैं, लेकिन वेदर दैट इज चार्जशीट, वेदर दैट इज इन द फॉर्म ऑफ चार्जशीट और, ठीक है, फाइनल रिपोर्ट, in the legal field that is known as a police report, and that will generate from the proceeding which will be initiated by someone, ठीक है, through lodging the FIR। FIR दर्ज कराकर जो कार्रवाई शुरू की जाती है किसी व्यक्ति के द्वारा, उसमें जो अंतिम रूप से निष्कर्ष आता है उस निष्कर्ष को पुलिस रिपोर्ट कहा जाता है। तो पुलिस रिपोर्ट किसके द्वारा, पुलिस अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की जाएगी, और उसके माध्यम से भी पुलिस अधिकारी, जो कि एक व्यक्ति है, लिखित रूप से न्यायालय के समक्ष यह अभिकथन करेगा कि अमुक व्यक्तियों को वह अपनी शक्ति का प्रयोग करके आहूत करे और दंडित करे। लेकिन पुलिस रिपोर्ट परिवाद नहीं है, ठीक है, इसीलिए लिखना पड़ा, इसीलिए लिखना पड़ा, नहीं तो इस लाइन की कोई जरूरत नहीं कि इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं है। क्यों नहीं है, इसीलिए नहीं ना कि दैट इज ऑल्सो ए रिटन स्टेटमेंट बाय विच द पुलिस रिपोर्ट, द पुलिस ऑफिसर is asking from the court, is praying from the court, from the magistrate, that he should enjoy that power which is given to him against that person who is framed, who is named as the accused in his police report, and punish him, ठीक है। तो ऐसे तो फिर यह भी परिवाद बन जाएगा,
ठीक है ना। अगर ये लाइन अलग से लिखी ना जाए, किंतु इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं है, इसीलिए लिखा है। कानून में कुछ भी अनावश्यक नहीं लिखा है, ठीक है। व्हाटएवर इज नीडेड, व्हाटएवर इज इसेंशियल, ओनली दैट इज राइट डाउन बाय द लेजिस्लेचर, ठीक है। फिर आगे स्पष्टीकरण कहता है, ऐसे किसी मामले में जो अन्वेषण के पश्चात किसी असंज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट करता है, पुलिस अधिकारी द्वारा की गई रिपोर्ट परिवाद समझी जाएगी और पुलिस अधिकारी द्वारा जिसने ऐसी रिपोर्ट की गई है परिवादी समझा जाएगा। अब देखिए, हमने आपको शुरुआत में बताया कि अगर आपके साथ किया गया अपराध संज्ञेय है तो आपके पास दो ऑप्शन है, चाहे आप परिवाद फाइल कर दो और चाहे पुलिस रिपोर्ट लिखा दो, ठीक है। लेकिन अगर आपके साथ किया गया अपराध असंज्ञेय है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप परिवाद प्रस्तुत करो, और पुलिस के पास भी जाओगे तो वो सूचना को दर्ज जरूर कर लेंगे, लेकिन जब हम लोग वहां पहुंचेंगे तो देखेंगे वहां लिखा ही है, जहां असंज्ञेय अपराध की सूचना दर्ज करने के लिए उपबंध है, वहां लिखा ही है कि पुलिस अधिकारी आपसे कहेगा आप मजिस्ट्रेट के पास जाओ, अपनी बात कहो, वो दंडित करेंगे। लेकिन जिस समय आप पुलिस के पास दर्ज कराओगे, उस समय पुलिस अधिकारी नहीं तय कर सकता कि जब वो अन्वेषण की प्रक्रिया प्रारंभ करेगा तो अंततः वो जिस अपराध का होना पाएगा वह संज्ञेय ही होगा। गारंटी नहीं है इस बात की। आपने संज्ञेय अपराध की इत्तला पुलिस के पास दी और वो दर्ज हो गई, और आपने एफआईआर दर्ज कराई है, ये कहा गया। अब इन्वेस्टिगेशन कैरी ऑन हो गया, ये पाया जा सकता कि कोई अपराध आपके साथ नहीं हुआ, ठीक है ना। तो पुलिस रिपोर्ट जो अन्वेषण की अंतिम रिपोर्ट होगी वो किस फॉर्म में जाएगी? फाइनल रिपोर्ट। कुछ हुआ ही नहीं, बेकार की बात। पुलिस अधिकारी ये पा सकता है कि हुआ तो है लेकिन संज्ञेय अपराध नहीं हुआ, असंज्ञेय हुआ है, ये भी तो पा सकता है। और अगर उसने पाया कि असंज्ञेय अपराध हुआ है तो वो जिस पुलिस रिपोर्ट को भेजेगा वो पुलिस रिपोर्ट उसी फॉर्म में होगी जिस फॉर्म में संज्ञेय अपराध को किए जाने की दशा में पुलिस रिपोर्ट जाती। इसीलिए आप कचहरी में देखेंगे तो चार्जशीट जैसी होती वैसी असंज्ञेय अपराध की रिपोर्ट भी होती है, ठीक है ना। तो पुलिस रिपोर्ट वो भेजेगा, ठीक है, न्यायालय को। लेकिन अब चूंकि यह पुलिस रिपोर्ट असंज्ञेय अपराध का होना प्रकट कर रही है और असंज्ञेय अपराध की दिशा में पुलिस को कोई ताकत नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि दर्ज संज्ञेय के तौर पर हो गया था, इन्वेस्टिगेशन से पता लगा कि यह असंज्ञेय है, तो होगा यह कि पुलिस रिपोर्ट ये जो आई है वैसे तो परिवाद नहीं समझी जाती, लेकिन अब चूंकि असंज्ञेय अपराध का होना प्रकट कर रही है और असंज्ञेय अपराधों की दशा में पुलिस का हस्तक्षेप मना है, ठीक है ना, इसलिए पुलिस आगे कार्रवाई नहीं करेगी और बल्कि इस पुलिस रिपोर्ट को परिवाद मान लिया जाएगा, ठीक है ना। अगर संज्ञेय अपराध में अन्वेषण शुरू हुआ और बाद में पता यह लगा कि किया गया अपराध असंज्ञेय है तो फिर वह पुलिस रिपोर्ट परिवाद समझी जाएगी और अन्वेषणकर्ता जो पुलिस अधिकारी है वो परिवादी, यह समझा जाए। एक बात बस रह गई, संज्ञेय अपराध और संज्ञेय मामला। संज्ञेय अपराध आपको बताया गया, और जब एक व्यक्ति के विरुद्ध एक ही समय में कई सारे अपराध किए जाते हैं तो वो मामला कहलाता है, और उस मामले में सारे अपराध जो किए गए वे संज्ञेय भी हो सकते हैं, और यदि असंज्ञेय भी हैं तो भी उस मामले को संज्ञेय मामला माना जाएगा यदि उसमें किया गया एक अपराध भी संज्ञेय है, ठीक है। तो संज्ञेय अपराध, संज्ञेय मामला और परिवाद, इतना ही आज रखेंगे, शेष चर्चा आगे करेंगे।